देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार इस प्रकार है। कैसी है क्या हमारी सरकार? एक मनोनीत सरकार है, एक बहुदलीय सरकार है, एक सीमित सरकार है, या फिर इसमें से कोई सा नहीं लगता। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर मनोनीत सरकार है या फिर बहुदलीय है, इसमें से कुछ हो सकता है। नो, हमारा राइट आंसर होगा सीमित सरकार। क्यों? क्योंकि उसको जो शक्तियां प्राप्त है वो कहां से प्राप्त है? संविधान से, है ना भाई। और वो भी लिमिटेड शक्तियां है भाई, है ना, सीमित शक्तियां है उसके पास। तो बस हमारा राइट आंसर है कि हमारे यहाँ की जो सरकार है वो सीमित सरकार है। क्लियर हो जाएगा। आज अभी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? देखो न्याय कैसा? राजनीतिक। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राजनीतिक। अच्छा, फिर अगर हम देखें आर्थिक, फिर हम देखें सामाजिक। ओके, ये तीन प्रकार के न्याय की बात हो रही है। ये क्या था कि 1917 में रूस के अंदर, जब उसे यूएसएसआर बोला जाता था, सोवियत संघ, वहां पर क्रांति हुई थी, उसको हम रूसी क्रांति बोलते हैं। तो उसमें ये वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलित थे, तो हमने बस वहीं से ले लिए। ठीक है भाई, और अपने संविधान में ये प्रस्तावना में लगा लिए। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जरा करके देखो भाई विचार। यहां डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा, है ना भाई, यह डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है क्या? ओके, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? देखो भाई, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने, है ना, अगर हम देखें प्रस्तावना वो तैयार करी थी कि नो, ठीक है भाई, ये तो गलत हो जाएगा। नेहरू जी ने, याद रखोगे, नेहरू जी ने प्रस्ताव, है ना भाई, तैयार करके किसके समक्ष रखा था? संविधान सभा के सामने, कि क्या हम इसको अपनी संविधान का हिस्सा बना सकते हैं या नहीं। 13 दिसंबर 1946 की बात है ये। ओके, तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया, बिल्कुल किया जा सकता है ना भाई। अगर आपको याद हो 1960 का जो बेरूबारी संघवाद था, है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा ही नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन अपना ही निर्णय पलट लिया था उसने। कब? 1973 में, जब ये केशवानंद भारती, है ना भाई, बनाम केरल राज्य, जब ये वाला आया था, इसमें डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का हिस्सा है और संशोधन भी किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गया। तो हम लिखेंगे ना तो एक और ना ही दो, ये वाला लगाएंगे हम इसमें से। ठीक है भाई। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 से 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? जैसे कि पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, जैसे कि अखंडता जोड़ा गया है ना भाई, जैसे कि समाजवादी वर्ड जोड़ा गया है। ये वर्ड जोड़े गए हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाते हैं। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो वो थे राम सुभग सिंह। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें पहली जो हमारी लोकसभा है, ये लोकसभा का गठन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। राइट बात है भाई। और पहली लोकसभा के जो स्पीकर हो जाते हैं वो जीवी मालवांकर हो जाते हैं। जीवी मालवांकर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जीवी मालवांकर हो जाते हैं। ये लोकसभा के स्पीकर थे। इनको लोकसभा का जनक बोला जाता है। और लोकसभा में जो सदन का नेता होता है वो कौन होता है? सदन का नेता वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले लोकसभा में सदन के नेता कौन थे? नेहरू जी थे। और अभी कौन हो जाएंगे भाई? अभी है मोदी जी। तो ऐसे आप ध्यान रखना। लेकिन हमसे कह रहा है कि विरोधी दल का कौन था। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ये राम सुभग सिंह। ओके भाई। पहले लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करो भाई विचार। राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार का मूल सिद्धांत कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है। क्या यह स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? या संसदीय शासन प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा लिखित संविधान का होना है? कौन सा कथन आपको सही लग रहा है इसमें से? सोचो। देखो,
भाई राष्ट्रपति प्रणाली की बात कर रहा है, जैसे रूस के अंदर चल रही है भाई राष्ट्रपति प्रणाली, आपको देखने को मिल जाएगी। राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार का मूल सिद्धांत कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ना 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 ना, वो तो ध्यान रखोगे किसमें आपको देखने को मिल जाएगा, संसदीय प्रणाली में देखने को मिलता है, जैसी आपको भारत के अंदर देखने को मिलती है ना भाई। ध्यान रखोगे भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन से ली थी हमने, तो ब्रिटेन के अंदर भी संसदीय प्रणाली आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। यहां पर क्या है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका मतलब संसद, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे संसद, है ना, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे जो जैसे मान के चलो इसकी संसदीय प्रणाली की बहुत अच्छी विशेषता क्या है, जो हमारे नेताजी हैं जब वो संसद में बैठेंगे तो वे विधायिका का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो अपने ऑफिसेज में जाते हैं तो वो कार्यपालिका का काम कर रहे होते हैं। अब जो उन्होंने ऑफिसेज में बैठ के कार्यपालिका में अपना फंड रिलीज करके जो भी काम किया है, वो जवाबदेह कहां बनेंगे, जाके संसद के अंदर, विधायिका के अंदर, ठीक है। वहां जवाब देंगे कि जी मैंने ये काम किया, ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति प्रणाली यहां पर आप हटाओगे, ठीक है भाई। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। संसदीय शासन प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा लिखित संविधान का होना है क्या संसदीय में? ना ना, कोई जरूरी नहीं है। अब एक बात बताओ, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में चल रही है, वहां का तो लिखित संविधान नहीं है ना भाई। अगर मैं एग्जांपल दूं आपसे, ब्रिटेन में तो भाई लिखित संविधान नहीं है ना भाई, लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वहां पर संसदीय प्रणाली चल रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गड़बड़ में आ गया, है ना भाई। तो हमारा यहां पर भी ना तो एक और ना ही दो, ठीक है भाई, इसको हटा दोगे आप। बोलते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को पदीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत उन्मुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 361 में मिल जाएगा। मतलब ये यूं कह रहा है कि प्रेसिडेंट है और जो हमारे गवर्नर है, इनको कुछ विशेष प्रावधान मिले हुए हैं कि भाई इनके खिलाफ जब ये पद पर रहेंगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है भाई, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जब ये पद पर रहेंगे, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, ओके भाई, ध्यान रखोगे, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, है ना भाई, गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ऐसी चीजें इसमें दी गई हैं 361 में। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है? 17 इज द राइट आंसर, है ना। आपको आर्टिकल 14 से 18 तक आपको समानता का अधिकार देखने को मिलेगा। इसका समानता का अधिकार, और ये जो समानता के अधिकार है किसके अंदर आता है? ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है। मौलिक अधिकार आपको 12 से 35 में देखने को मिल जाएंगे आर्टिकल में, और संविधान के भाग 3 में आपको देखने को मिल जाएंगे। हमने ये यूएसए से लिया है, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इनको लिया है, अपने मौलिक अधिकार को, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है। इसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अपने जो हमारे मौलिक अधिकार है ना भाग 3 में, उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आर्टिकल ना 31 जो आप देखते हो, उसमें संपत्ति का अधिकार आता, कौन सा आता? संपत्ति का अधिकार। उसको यहां से निकाल दिया गया, और उसको किससे निकाल दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 से यहां से निकाल के, और उसको आर्टिकल 300A में ले जाके कानूनी अधिकार बना दिया उसे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राज्य विधायिका, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? केरल में यही तो हो रहा था। अब जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर है राज्य के राज्यपाल के पास है। मान के चलो राज्य के अंदर कोई सरकार बहुत ज्यादा पावर में है ना, बड़ी उसके पास जो है विधायकों की संख्या है किसी ना किसी पार्टी के पास, और वो पावर में है फुल। अब वो अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ भला करना चाहते हैं। अब उन्होंने कोई भी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, बिल अपने यहां से विधानसभा से पास कर दिया, है ना भाई। अगर वहां विधान परिषद भी है तो मान के चलो वहां से भी पास हो गया, ठीक है भाई। वरना तो अगर आप केरल में देखोगे तो सिर्फ विधानसभा ही है वहां पर। विधानसभा के साथ विधान परिषद 6 राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगी, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। लेकिन केरल में सिर्फ विधानसभा है, तो जिसमें विधानसभा है सिर्फ वहां से विधानसभा से पास हो जाता है। और जब विधानसभा से कोई बिल पास हो गया, अब जाएगा राज्यपाल के पास, है ना भाई।
या फिर अगर दोनों होती तो दोनों में पास होने के बाद गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास जाता। राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि इसको वो अनुमति दे दे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अनुमति दे दे या अनुमति ना दे, या एक सबसे बढ़िया बात राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो वो पेंडिंग हो गया। अब कितने समय राष्ट्रपति उसे अपने पास रखेगा, कोई सीमा नहीं है, समझ गए। यही चीज केरल में हो रही थी। केरल में जो सीएम है वो पिनराई विजयन है और उनकी पार्टी बढ़िया, वहां पर ध्यान रखोगे, पावर में है, उनकी बढ़िया सरकार चल रही है केरल में। वहां के जो गवर्नर थे वो आरिफ मोहम्मद खान थे, अभी वो बिहार के बन गए हैं, इसी चक्कर में उनको वहां से हटा दिया, बिहार पहुंचा दिया है। और जो बिहार के थे उनको केरल पहुंचा दिया है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को। लेकिन जब वो आरिफ मोहम्मद खान जब केरल के थे तो वो यही काम करते थे, जैसे ही केरल की विधानसभा में कोई बिल पास हुआ, राज्यपाल के पास पहुंचा, वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा देते थे और प्रेसिडेंट उसको पेंडिंग रखता था, प्रेसिडेंट आगे को मंजूरी नहीं देता था, समय बीत जाता था। अब सरकार काम कैसे करे, है ना भाई, नए रूल कैसे बनाए, तो केरल में बहुत दिक्कत हो रही थी। पिनराई विजयन वहां के जो सीएम थे वो परेशान थे, केंद्र को लेटर लिखते थे बार बार कि भाई परेशान किया जा रहा है हमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया, ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई आप एक बात बताइए, आपने प्रेसिडेंट को भेज तो दिया राज्यपाल से, कि भाई आपने जो भेज तो दिया, लेकिन अब प्रेसिडेंट हमें ये आके बता दे क्या कितने समय तक आप उसे अपने पास रखोगे रोक के, सरकार तो काम ही नहीं कर पाएगी ऐसे। तो हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको थोड़ा सा अजीब लगा। अब आपको एक चीज याद है, 143(1), समझ गए, 1431, इसमें यह बोला गया है कि राष्ट्रपति हमारे चीफ जस्टिस से सलाह मांग सकता है किसी मामले पर। तो इसीलिए हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना, किससे सलाह मांगी, हमारे सीजीआई से। हाँ जी, जरा बता दिए आप किस मामले में कह रहे हैं, थोड़ा सा एक बार हमें समझाइए कि क्यों पेंडिंग नहीं रख सकता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि भैया ऐसा क्या है कि कितने समय तक भी तुम रखे जा रहे हो पेंडिंग, उसको 2 महीने के अंदर वापस करिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था 2 महीने के अंदर आपको या तो उस पर ना करना पड़ेगा या हाँ करना पड़ेगा, उसे राज्यपाल के पास भेजिए ना या हाँ करके, ताकि राज्यपाल अपना डिसीजन बनाए फटाफट। और अगर हाँ है तो राज्यपाल भी आगे को अपना हाँ कर देगा, ना है तो राज्यपाल अपने हिसाब से सोचेगा। फिर कम से कम प्रेसिडेंट उस पर काम तो करे जल्दी, प्रेसिडेंट क्या पेंडिंग पड़ा हुआ है वो इतने लंबे समय से। तो इस बात से द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आप किस हिसाब से बता रहे हो, कहां लिखा है कि इतनी जल्दी भेजना है, ये 2 महीने का क्या रूल है। तो यहां अभी दिक्कत आ गई थी 2025 में, ये ध्यान रखना। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर है राज्य के राज्यपाल। बोलता है अगर हम देखें राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो विधानसभा का चुनाव देख रहे हो आप, 25 होनी चाहिए, विधान परिषद का होगा तो 30 होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा ये। ऐसे ही अगर आप केंद्र में देखोगे, केंद्र में लोकसभा का देख रहे हो तो 25, राज्यसभा का देख रहे हो तो 30, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। जिला योजना समिति की संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधायिका के द्वारा। अब ये राज्य विधायिका मतलब राज्य का जो विधानमंडल है उसकी बात कर रहा है। विधानमंडल में क्या आता है भाई, राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई, ठीक है भाई। तो ऐसे आप जैसे केंद्र में संसद है ना, वैसे यहाँ पर विधानमंडल है राज्य में। बोलते हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपको कौन लगते हैं, यानी कि हमारे एनएसए कौन है जो तीसरी बार बने हैं, वो हो जाएंगे इसमें से अजीत कुमार डोभाल। अच्छा, ये जो एनएसए पद है ये 1998 में बना था और ये पद किसने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। पता है उन्होंने ना एक पूरा का पूरा बोर्ड बनाया था NSAB, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है भाई। ये 1998 में बनाया था, उसी के अंडर ये पद आता है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं है, तो हमारे देश का संविधान यूएसए से है, फ्रांस से है, यूके से है, लेकिन इटली से नहीं है, ऐसे ही चाइना से भी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे। ध्यान रखो ये आर्टिकल 93 है, 93 से लेकर 97 तक आपको स्पीकर
और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर? 93 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर किसको दे देता है अपना इस्तीफा? स्पीकर को। ओके भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखो, चाहे तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में मिलेंगे? 315 से 323 इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और संविधान के भाग कौन से में मिलेंगे? 14 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 316 में आ जाओ। अब 316 में यह लिखा हुआ है कि इन दोनों के ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में है, सदस्यों की नियुक्ति के बारे में है। और 317 में है इन दोनों के ही अध्यक्ष और सदस्य को निलंबित और बर्खास्त करने के बारे में है, निलंबित और बर्खास्त करने के बारे में है। ठीक है भाई, 320 के तहत यूपीएससी अपनी क्या करवाता है भाई? कार्य करता है और ये अपनी परीक्षाएं करवाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, और 322 में इसके खर्चे हैं, खर्चे। और 323 के तहत ध्यान रखोगे, 323 के तहत अगर राज्य वाला है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अपनी रिपोर्ट सालाना राज्यपाल को सौंप देगा। और अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में केंद्र वाला है तो वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे देगा 323 के तहत। ओके, अच्छा, अब बात क्या आई? अब बात ये आई कि सर, हम ये बात कर रहे थे कि जो राज्य का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो करता है राज्य के राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल करते हैं। ओके, अब मान के चलो उन्हें हटाना है या इस्तीफा देना है, तो देखो वो अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं? वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं राज्यपाल को ही, लेकिन उन्हें हटाएगा प्रेसिडेंट। ये बात ध्यान रखना, उन्हें हटाएगा प्रेसिडेंट। अब आ जाते हैं केंद्र वाले की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके जो अध्यक्ष और सदस्य, इनकी जो नियुक्ति करनी है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कौन करेगा? प्रेसिडेंट। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। हमारे देश का संविधान नेतृत्व में तैयार किया गया, किसके नेतृत्व में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अंबेडकर जी के नेतृत्व में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल करते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करवाता है? देखो, चाहे तो हमारी लोकसभा का चुनाव हो, केंद्र में हमारी लोकसभा का हो, या फिर राज्य में हमारी विधानसभा का हो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, विधानसभा का। ये कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, जो 324 से 329 आर्टिकल में है और संविधान के भाग 15 में आपको देखने को मिल जाएगा। कब बना था? 25 जनवरी 1950 को। और पहले निर्वाचन आयुक्त इसके कौन थे? सुकुमार सेन थे। और ये कब से कब तक थे सुकुमार सेन? 1950 से 1958 के बीच में थे। ओके, और पहली इसकी जो महिला बनी थी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन बनी थी? वो बनी थी रमा देवी। वो कब से कब तक थी? 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक थी। और अभी अगर आप देखोगे, अभी कौन है जो 19 फरवरी से आए हैं 26वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त? वो हो जाएंगे ज्ञानेश्वर कुमार। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश्वर कुमार हो जाएंगे। ऐसे आप ध्यान रखोगे। एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, दो होते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है भाई, तो दो चुनाव आयुक्त जो है, एक है विवेक जोशी और एक है सुखवीर सिंह संधू। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट। धर्मनिरपेक्ष शब्द के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है भाई, तो किससे? हमें पता है भाई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे आप ध्यान रख सकते। तो क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना भाई, अपने पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? बिल्कुल लेता है। हमारा राइट आंसर ये। कैग अगर आप देखोगे हमारे संविधान में 148 से 151 के बीच मिल जाएगा। ब्रिटेन से अपने संविधान में ये कैग को लिया है। और अगर हम देखें 149 में इसके कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया है। ओके, अगर हम देखें 151 में क्या है? ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा सालाना? प्रेसिडेंट को। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे कैग। तो हमारा राइट आंसर है यस इज द राइट आंसर। ये 6 वर्ष या फिर 65 की उम्र होने तक गद्दी पर बैठता है।
अभी कौन है हमारे कैग जो नवंबर 2024 में आ गए थे? संजय मूर्ति। आ जाओ अभी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई? 1950 में की गई, 15 मार्च को की गई और नेहरू जी ने करी थी। ठीक है भाई। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी ही थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसमें अध्यक्ष हुआ करते थे। पहले इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है भाई। और इसको कब, है ना भाई, कब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया? तो सर ये कर दिया गया था 2014 में। फिर इसकी जगह कौन सा आ गया था? नीति आयोग। और नीति आयोग अगर आप देखोगे 1 जनवरी 2015 में बना है और इसमें भी प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। तो अभी मोदी जी इसके अध्यक्ष जब से बनाई है। ठीक है भाई। बोलता है जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तब निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है? जरा बताओ। ठीक है भाई। भारत की संसद को है, भारत के प्रधानमंत्री को है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है, भारत के राष्ट्रपति को है। तो हमारा राइट आंसर है भारतीय संसद को है। और एक बार में ध्यान रखोगे 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। यह भी आप ध्यान रख सकते हो। आज भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है? वो कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। धन विधेयक की जो परिभाषा आपको देखने को मिलती है वो आपको किस आर्टिकल में? 110 में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई। 110 में बोलते हैं भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई? जरा बताओ। पहली ज्वाइंट सिटिंग, आपको पता है ज्वाइंट सिटिंग 108 आर्टिकल में है भाई। ठीक है। और कौन बुलाता है? हमारा राष्ट्रपति बुलाता है इसको। ठीक। और अगर आप देखोगे 118 के तहत जो हमारा स्पीकर है, ठीक है भाई, किसका? लोकसभा का, वो इसकी अध्यक्षता कर रहा होता है। तो पहली जो ज्वाइंट सिटिंग थी वो 1961 में बुलाई गई थी, 6 से 9 मई के बीच में, है ना भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। किसके लिए बुलाई गई थी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि के द्वारा किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, चाहे स्पीकर भी हो। ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, चाहे आप स्पीकर भी लगा सकते हो, स्पीकर भी हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, उसी से जाता है। चाहे हमारा प्रेसिडेंट हो, हमारा राष्ट्रपति हो। ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, चाहे हमारा उपराष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, है ना, चाहे हमारा सीजेआई हो, सीजेआई की तो पेंशन भी यही से जाएगी। है ना। ऐसे भी आप ध्यान रखो। राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है? 14 दिन तक ओनली। 14 दिन में या तो उसने ना पास किया तो वो खुद ही 14 दिन के बाद पास माना जाएगा राज्यसभा से। ये बात ध्यान रखना। बोलते हैं 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था? तो सर वो बढ़ाया गया था 2 बार। ठीक है भाई। ध्यान रखोगे 1975 से 1977 के बीच की बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। आ जाओ भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? देखो, प्रधानमंत्री का वर्णन आप सबसे पहले किस आर्टिकल में देखोगे? आप देखोगे 74 में, है ना। 74 में क्या बोला गया है कि भाई अगर आप देखोगे जो प्रधानमंत्री होता है ये मंत्री परिषद का हेड होता है। मंत्री परिषद का क्या होता है? हेड होता है। और ये मंत्री परिषद किसकी सलाह के लिए होती है? प्रेसिडेंट की सलाह के लिए। तो यानी कि आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट और मंत्री परिषद के बीच में जो कड़ी है वो प्रधानमंत्री है। ठीक। अच्छा, अब हमसे ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में देखने को मिलेगी? 75 में। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आज भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय, है ना भाई, पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के स्थापित करने का अधिकार है? संसद के पास। ठीक है भाई। तो हमारी संसद के पास है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? देखो, हमारे आर्टिकल 63 को देखोगे, उसमें बोला गया है कि भारत का एक क्या होगा भाई? उपराष्ट्रपति होगा। और ये पद कहां से लिया है हमने? ये बात ध्यान रखना, यूएसए से लिया है। और 64 में बोला गया है कि वो राज्यसभा का क्या भी होगा? सभापति होगा। ये भी बात बोली गई है। और 65 में क्या बोला गया है कि जिस समय प्रेसिडेंट गद्दी पे नहीं रहेगा, ये प्रेसिडेंट की हैसियत से उसकी गद्दी पर बैठेगा और कार्य करेगा। ठीक है भाई।
और 66 में उसके चुनाव की बात है। अब इसके चुनाव में कौन हिस्सा लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सभी। अब देखो लोकसभा में अब मनोनीत तो होते नहीं है, पहले होते थे, ठीक है भाई। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित भी और मनोनीत भी, है ना भाई, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। अभी क्या हुआ कि सीपी राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति बन गए, है ना भाई, उपराष्ट्रपति बन गए। और ये जो उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये जो उपराष्ट्रपति बने हैं इनको कितनी वोट मिली थी? इनको मिली थी 452। और जो दूसरा था विपक्ष वाले, उनको मिली थी कितनी? अगर आप देखोगे 350। तो 102 वोटों से जीत गए हैं सीपी राधाकृष्णन। इनकी सैलरी कितनी है? 4 लाख। पेंशन कितनी होगी? 2 लाख। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66। इस्तीफा जो आता है वो 67A के तहत, जो 14वें उपराष्ट्रपति थे ना, कौन? जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दिया था 67A के तहत। 69 में शपथ आती है। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों, अध्यक्ष सहित, का उपस्थित होना चाहिए? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे। इसकी जो आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी वो आपको मिल जाएगी ऐप पर। ओके, ऐप आप डाउनलोड कर लें, है ना भाई। आपको विनिश चौधरी के नाम से ही ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। वहां पर क्लासेस भी शुरू हो गई है थ्योरेटिकल वाइज, है ना। तो आप ज्योग्राफी की क्लास वहां पर अभी शुरू हो गई है, उसकी आप कर सकते